बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपको विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स का अगला विचार पढ़ाते हैं और वो विचार है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग का अर्थ क्या है, संघर्ष का अर्थ क्या है, और उन दोनों को मिलाकर के कार्ल मार्क्स ने एक नया सिद्धांत दिया है वर्ग संघर्ष। वर्ग की परिभाषा और संघर्ष की परिभाषा। कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत अपना जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें ये बताया है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं और दोनों वर्गों के विरोधी हित होते हैं। दोनों वर्गों में कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता है, कभी भी संधि समझौता नहीं हो सकता है। अलग अलग विचार, अलग अलग हित और अलग अलग स्वार्थ होते हैं, ऐसा मार्क्स मान रहे हैं। और इसी वजह से दोनों वर्गों के विरोधी हित एक दिन क्या है टकरा जाते हैं और क्रांति हो जाती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में पहले तो वर्ग का अर्थ बताया है कि वर्ग का अर्थ क्या है और क्रांति का अर्थ क्या है। तो यहाँ हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जानते हैं। कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने इसके लिए एक किताब और भी लिखी थी। किताब, दूसरी किताब का नाम है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, फ्रांस में वर्ग संघर्ष। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसकी साम्यवादी घोषणा पत्र में इसका विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो क्या जाना विद्यार्थियों कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष के बारे में क्या बताया है कि हमेशा दो विरोधी वर्ग होते हैं, दोनों के हित अलग अलग होते हैं। चाहे हम कोई से भी युग की बात करें, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 कालों में बांटा है। पहला जो काल रहा था आदिम साम्यवादी अवस्था थी, जिसमें ना तो विरोधी वर्ग था और ना ही विरोधी हित थे, एक ही वर्ग था, साम्यवाद था, किसी प्रकार का कोई संघर्ष ही नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरा युग आया, दास अवस्था आई और समाज दासों में और स्वामी वर्ग में बट गया, तो दोनों के हित अलग अलग हो गए। दासों का हित तो क्या था कि दासता से छुटकारा पाना था, और स्वामी वर्ग का हित ये था कि हम दासों का शोषण करें, दासों से ज्यादा क्या है काम कराएं। तो ये एक तरीका का विरोधी हित था। बाद में हमने क्या देखा कि सामंतवादी अवस्था में भी ऐसा ही हुआ। सामंतों ने किसानों का शोषण किया, जमींदार वर्ग एक तरीका से शोषक वर्ग बन गया एक तरीका से। आगे चल करके हमने क्या देखा, आज का जो युग बन रहा है कार्ल मार्क्स की दृष्टि में, जो चौथा युग चल रहा है, पूंजीवादी अवस्था चल रही है, इस अवस्था में भी हम क्या देख रहे हैं, मार्क्स ये बता रहा है आज भी समाज में जो दो वर्ग हैं, एक तो कौन सा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, जिसको हम दूसरे नाम से कहें कि जो गरीब वर्ग है, एक तरीका से मजदूर वर्ग है, उसको मार्क्स ने एक सर्वहारा नाम दिया। एक वर्ग जो बताया गया है कार्ल मार्क्स की दृष्टि में, जो पैसे वाला अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, और कार्ल मार्क्स ने इसके लिए नाम दिया था बुर्जुआ वर्ग। तो क्या जाना विद्यार्थियों कि समाज में आज के युग में भी दो वर्ग हैं, एक तो है बुर्जुआ वर्ग और एक है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा, सबसे हारा हुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, इसको मार्क्स ने एक नया नाम दिया है पूंजीपति वर्ग को। तो यहाँ दोनों के वर्ग, जो दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग के हित भी अलग बता रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसका उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा एक तरीका से मजदूरों से काम कराना और कम से कम मजदूरों को मजदूरी देना। ये किसका उद्देश्य है, हित है, बुर्जुआ वर्ग का। दूसरी बात करें, दूसरा वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इसका हित या उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी लेना और कम से कम काम करना, ये इसका हित है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि ये दोनों वर्गों के हित क्या है, अलग अलग है, और हित अलग होने की वजह से ही क्रांति होती है। पूंजीपति क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कल कारखाने फैक्ट्री लगाते हैं। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि पूंजीपतियों का क्या है कि एक दिन क्या है, पूंजीपति जब बहुत ज्यादा शोषण करने लग जाएंगे, एक तरीका से मजदूरों का
बहुत ज़्यादा क्या है शोषण होने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग संगठित होकर के क्रांति करेगा। कार्ल मार्क्स ने ये बात अपनी किताब में भी लिखी है और उसमें एक नारा भी दिया था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बंधन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने और जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा है, ऐसा मार्क्स ने बताया है। तो मार्क्स का तो ये कहना है कि मजदूरों का तो कोई देश नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता, मजदूरों का शोषण तो एक देश में नहीं बल्कि पूरे संसार भर में होता है। इसलिए संसार भर के मजदूरों को एकत्रित हो जाना चाहिए और मिलकर के पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए, पूंजीपति वर्ग का सफाया कर देना चाहिए, पूंजीपतियों से शासन छीन लेना चाहिए और उनका एक तरीका से शासन समाप्त कर देना चाहिए, पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मार्क्स का अंतिम जो ध्येय रहा है वो साम्यवाद लाना है, पूंजीवादी व्यवस्था को मिटा देना है और एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें ना कोई वर्ग रहेगा, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई राष्ट्र रहेगा, सब कैसे हो जाएंगे विद्यार्थियों, समान हो जाएंगे, कोई छुआछूत का, कोई जाति धर्म का अंतर भी नहीं रहेगा, ऐसा मार्क्स ने बताया है। तो मार्क्स यही चाहता है कि फिर से साम्यवाद आ जाना चाहिए, जो अंतर बना हुआ है अमीरी गरीबी का, पूंजीवाद का या जो सर्वहारा का जो अंतर बना हुआ है वो अंतर नहीं रहना चाहिए, सब फिर से साम्यवादी व्यवस्था में आ जाने चाहिए, सब फिर से समान हो जाने चाहिए और शोषक और शोषित का जो दृष्टिकोण है वो भी मिट जाना चाहिए, ऐसा मार्क्स कह रहा है। तो मार्क्स ने क्या बताया है कि वर्ग संघर्ष की बात बताई है और बताया है कि इस वर्ग संघर्ष में दो विरोधी वर्ग होते हैं और विरोधी हित भी होते हैं और जिसकी वजह से क्रांति हो जाती है। तो वर्ग का मतलब एक समूह, कार्ल मार्क्स ने वर्ग का क्या अर्थ दिया है, वर्ग का मतलब एक जैसे हित होते हैं, जैसे गरीब वर्ग हुआ, जैसे विद्यार्थी वर्ग हुआ, जैसे मजदूर वर्ग हुआ, किसान वर्ग हुआ, दास वर्ग हुआ, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग का मतलब क्या अर्थ बताया है, वर्ग का मतलब जिनके एक जैसे हित होते हैं, एक जैसे उद्देश्य होते हैं, उसको मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है विद्यार्थियों। क्या कहा है, वर्ग, क्लास, एक वर्ग, क्लास, इस क्लास माना है, एक वर्ग माना है। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, जिनके एक जैसे होते हैं, एक जैसे स्वार्थ होते हैं, वो एक वर्ग होते हैं, जो एक समूह को संबोधित करते हैं, वो एक वर्ग है। अब बात करें कि संघर्ष, तो यह हम बात जो संघर्ष की बात देख रहे हैं, तो मार्क्स की दृष्टि में यहाँ संघर्ष का अर्थ क्रांति से नहीं है विद्यार्थियों, यह मार्क्स की दृष्टि में संघर्ष का अर्थ जो है वो विरोधी विचारों से है। किससे है, विरोधी विचारों से है। गरीबों का हित अलग है, पूंजीपतियों का हित अलग है, हर अवस्था में भी यही रहा था, दास अवस्था में भी ऐसा ही था, अलग अलग स्वार्थ थे। तो यह संघर्ष का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष क्रांति से नहीं है, संघर्ष का अर्थ यहाँ जो मार्क्स ने दिया है वो विरोधी हितों से, विरोधी विचारों से लिया है। तो कार्ल मार्क्स का यही कहना है कि ये विरोधी विचार होते हैं और विरोधी विचारों की वजह से ही क्या है, एक दिन क्रांति होगी, कार्ल मार्क्स ने ऐसा माना है। कार्ल मार्क्स का तो ये भी कहना है विद्यार्थियों कि विश्व भर में पूंजीपतियों की संख्या तो कम है और मजदूरों की संख्या ज्यादा है, और मजदूरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मजदूर वर्ग संगठित होकर के पूंजीपतियों का अंत कर देंगे, शासन उनका समाप्त कर देंगे। तो ऐसा भी मार्क्स का मानना है। मार्क्स का ये मानना है कि ये जो वर्ग संघर्ष होगा इसमें मजदूरों की विजय और पूंजीपतियों की हार निश्चित है, क्योंकि पूंजीपतियों की संख्या तो कम है, मजदूरों की संख्या ज्यादा है, तो संख्या बल भी ज्यादा है और उनमें एकता की भावना होने की वजह से वो राज्य या शासन को समाप्त कर देंगे। क्योंकि मार्क्स तो ये भी कह रहा है कि न तो राज्य रहेगा, ना कोई सरकार रहेगी, ना कोई समाज रहेगा, एक तरीका से राज्यहीन वर्गहीन समाज बनेगा। कहने का मतलब ना कोई वर्ग रहेगा, ना कोई जाति रहेगी और सब व्यक्ति समान हो जाएंगे, ऐसा मार्क्स कह रहा है। मार्क्स के दो अंतिम लक्ष्य थे, एक तो राज्यविहीन और एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना, और उसके लिए उसका कहना है कि इस अवस्था में क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो ये होगा कि न तो कोई शोषक रहेगा न कोई शोषित रहेगा, और एक ये स्थिति रहेगी कि सभी अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे, ऐसा मार्क्स कह रहा है। तो मार्क्स क्या चीज बता रहा है कि समाज में हमेशा से दो विरोधी वर्ग रहे हैं,
हित भी अलग रहे हैं और इन हितों की अलग होने की वजह से क्या है, क्रांति होती है, ऐसा मार्क्स ने कहा है। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज हम क्या देखते हैं कि मार्क्स तो ये कह रहा है कि दो वर्ग होते हैं, लेकिन आलोचक इस चीज को नहीं मानते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि समाज में हमेशा दो ही वर्ग नहीं होते हैं, एक तीसरा वर्ग, एक मध्यम वर्ग भी होता है, जो एक तरीका से क्रांति की प्रेरणा लोगों में जगाता है। और ज्यादातर हमने क्या देखा है कि जो क्रांति हुई है वो ज्यादातर मध्यम वर्ग से ही हुई है। कहीं भी हम क्रांति की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें, चाहे हम रूस की क्रांति की बात करें, चाहे हम चीन की क्रांति की बात करें, तो मार्क्स ने ये बताया है कि जो क्रांति जो होती है वो एक तरीका से मध्य वर्ग की वजह से होती है। लेकिन ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि क्रांति होती है तो उसमें मध्यम वर्ग का भी योगदान होता है, जिसमें अपने अध्यापक गण हैं, जिसमें लेखक हैं, जिसमें एक तरीका से मध्यम वर्ग आ जाता है एक तरीका से। तो ये जो मध्यम वर्ग से जो एक तरीका से बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग से क्रांति होती है। मजदूर वर्ग में इतनी चेतना और इतनी जागृति नहीं हो पाती है कि वो क्रांति कर सकें, तो इसलिए मध्यम वर्ग की जो मार्क्स ने उपेक्षा की है या मध्यम वर्ग का नाम उल्लेख नहीं किया है, उस बात को लेकर के आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ मार्क्स ने जो दो ही वर्ग बताए, तीसरा वर्ग नहीं बताया है, तो इस आधार पर भी आलोचना यहाँ बनती है मार्क्स के विचारों की। और मार्क्स जो ये बात कह रहा है कि हमेशा विरोधी बातें होती रहती हैं, विरोधी संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है विद्यार्थियों। सहयोग और समन्वय की भी भावना होती है। मार्क्स जो ये कह रहा है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यदि ऐसा होता तो क्या है, मानव सभ्यता तो इतनी जो विकास किया है इतना विकास नहीं कर पाती, मानव सभ्यता तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। यदि संघर्ष की ही बात जो मार्क्स कर रहा है, यदि संघर्ष ही संघर्ष होता रहता तो मानव सभ्यता भी इतनी उन्नति नहीं करती, मानव सभ्यता बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। तो यह मार्क्स ने जो बात बताई है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यदि ऐसा होता तो मानव सभ्यता विद्यार्थियों बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या लग रहा है, मानव ने आज इतनी प्रगति की है, मानव आपने देखा कि मंगल ग्रह पर भी बसने की सोच रहा है, मानव चांद पर भी पहुंच चुका है। तो ये सब बातें किस चीज को दर्शा रही हैं कि मानव सभ्यता है वो प्रगति का सूचक रही है, मानव ने काफी उन्नति की है। और आज तो व्यक्ति क्या है कि ग्लोबल हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है, पूरे विश्व में एक तरीका से ऐसा लग रहा है कि अब पूरा विश्व एक है। तो ये चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्क्स ने बताया कि अब तक का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो संघर्ष की वजह से क्या है कि अब तक लोग एक दूसरे को क्या है कि युद्ध में स्थिति में मार गए होते या युद्ध में सब एक तरीका से नष्ट हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सहयोग होता है, समन्वय होता है, प्रेम और सहयोग सद्भाव की भावना होती है, जिसका मार्क्स कहीं भी उल्लेख नहीं करता है। मार्क्स तो क्रांति की बात कर रहा है, संघर्ष की बात कर रहा है, और जो कि उचित नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा, मार्क्स के विचार देखे, मार्क्स की क्रांति की धारणा देखी, और यहाँ अब कार्ल मार्क्स के विचार पूरे भी हो जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स जिसको हमने कई उसके सिद्धांत बताए, उसमें हमने आज वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। इससे पहले हमने धर्म के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, और इसके अलावा प्रजातंत्र के बारे में मार्क्स के विचार देखे। इससे पहले हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या को देखा, और उससे पहले हमने वाद प्रतिवाद संवाद को देखा, जिसमें मार्क्स ने द्वंद्ववाद के बारे में बताया था, समाज के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। मार्क्स के काफ़ी महत्वपूर्ण विचार हैं और ये बहुत ही उपयोगी लेखकों में रहा है। ये मार्क्स के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और वैसे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में भी थे ये मार्क्स के विचार, लेकिन यहाँ ज़्यादा विस्तार है इनका थर्ड ईयर के अंदर। तो ये मार्क्स जो कार्ल मार्क्स रहा है, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हमने पढ़े काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इनमें से द्वंद्ववाद का सिद्धांत हुआ, जैसे कि आपका अतिरिक्त मूल्यवाद सिद्धांत जो आपको बताया, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ सकता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।